Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning SST of Class 6. This is EduRise series by Amit Publishing House and here is the book Journeys Through Society, a book of social studies. Let's start chapter number 5, which is India, that is Bharat. So we will read about how Indians named India and how foreigners named India. सो इस चैप्टर में हम ये दोनों चीज़ें पढ़ेंगे. लेट्स मूव ऑन टू गेट गोइंग. सो इंडिया ऑल्सो नोन एज भारत. इंडिया को हम भारत के नाम से भी जानते हैं. ये एक वास्ट और डाइवर्स कंट्री है जहाँ की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा रिच है. यहाँ का जो कल्चर और हेरिटेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा रिच है. ये एक लैंड है जहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, ट्रेडिशंस हैं और ये सारे लोग एक साथ मिल के एक यूनिक और स्पेशल जो है कंट्री बनाते हैं. फ्रॉम द स्नो कैप्ड माउंटेन्स, यहाँ पे आपको स्नो से ढके हुए माउंटेन्स मिलेंगे नॉर्थ में और ब्यूटीफुल बीचेस मिलेंगी साउथ में. इंडिया जो है यहाँ पे आप अलग अलग लैंडस्केप्स को देख सकते हैं, अलग अलग तरीके के लोगों को देख सकते हैं. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट स्टेट्स एंड रीजन्स ऑफ इंडिया. हम इंडिया के अलग अलग स्टेट्स और रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ की जो डाइवर्सिटी है लोगों की उसके बारे में पढ़ेंगे. जो भी वैल्यूज़ है यहाँ पे जो लोगों को एक साथ इकट्ठा करके रखती है, एक नेशन बना के रखती है, उनके बारे में पढ़ेंगे. एंड स्टडिंग इंडिया हेल्प्स अस अंडरस्टैंड आवर कंट्री बेटर. और अगर हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो हम अपनी कंट्री को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं. हम उससे प्राउड फील कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है वो काफ़ी ज़्यादा वंडरफुल है. So let's move on to how Indians named India. Indians ने इंडिया का नाम कैसे रखा. So the different names by which India was called by the Indians are as follows. So अलग अलग नाम रखे गए थे इंडिया के. इंडियंस ने अलग अलग नामों से इंडिया को बुलाया था. तो इंडिया को भारत भी कहा जाता है और ये जो नाम भारत है वो आता है जो ग्रेट किंग भारत थे उनके नाम पे, जो कि बहुत साल पहले यहाँ पे रहते थे. लोग जो है क्या करते थे, इससे जो है पीपल स्टार्टेड कॉलिंग द लैंड आफ्टर हिम. तो लोगों ने उनके नाम पे ही इंडिया का नाम भारत रख दिया था, जो कि वो क्योंकि वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन थे. एंड द नेम इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस रिवर. ये जो नाम इंडिया है ये इंडस रिवर से आता है, जो कि एक बहुत बड़ी रिवर है जो कि फ्लो करती है हमारी कंट्री में. Long ago people from other countries use the name India because of this river. So बहुत पहले जो है लोग इंडिया का नाम जो इंडिया बुलाते थे इस रिवर की वजह से. दोनों ही नाम भारत और इंडिया ये दोनों ही स्पेशल हैं और ये हमें हमारी कंट्री के हिस्ट्री और हेरिटेज के बारे में बताते हैं. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत. सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से इंडिया दैट इज भारत के नाम से बुलाया जाता है, जो कि ये दिखाता है कि जो दोनों नाम हैं ये एक ही कंट्री के हैं. फिर है सप्तसिम्हा. सप्त सिंधु इज अ संस्कृत टर्म. ये एक संस्कृत टर्म है जिसका मतलब है 7 रिवर्स. एंड ये क्या करता है? ये बताता है एक ऐसे रीजन के बारे में जो कि एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट में जो है इंक्लूडेड है. स्पेशली अगर हम ऋग्वेद पढ़े उसमें हमें देखने को मिलेगा. तो ये जो इंडिया है ये 7 सेक्रेड रिवर्स यहाँ पे हैं. ये लैंड ऑफ 7 सेक्रेड रिवर्स के नाम से भी जाना जाता है. एंड ये जो रिवर्स हैं दीज आर प्राइमरली लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स. ये रिवर्स आपको नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में देखने को मिलेंगी. मोस्टली कहाँ पे? पंजाब रीजन में देखने को मिलेंगी. विच स्पैन्स पास ऑफ प्रेजेंट डे इंडिया, जो कि आज के जो प्रेजेंट डे इंडिया है उसका भी एक पार्ट है एंड पाकिस्तान का एक पार्ट है. सो द कॉमनली लिस्टेड 7 रिवर्स इंक्लूड. जो कॉमनली 7 रिवर्स है उनके नाम यहाँ पे दिए हैं, जैसे इंडस जिसे सिंधु भी कहा जाता है. फिर है झेलम जिसे वितास्ता कहा जाता है. फिर है चेनाब जिसे असिकनी कहा जाता है. रवि जिसे हम परुषनी कहते हैं. बीज जिसे हम व्यास कहते हैं. सतलज जिसे हम शुद्धोत्री कहते हैं.
एंड सरस्वती जो कि एक रिवर है दैट इज कंसिडर्ड सेक्रेड एंड एंशिएंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा सेक्रेड और एंशिएंट रिवर्स में से एक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट रिवर्स यू कैन सी इन दिस फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। सो दिस इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट जहाँ पे उनकी सारी रिवर्स आपको शो हो रही हैं। So this region was historically significant as a cradle of the Indus Valley civilization and the early Vedic culture। ये जो रीजन है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर की वजह से काफ़ी ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंस है। एंड द नेम एम्फसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज रिवर्स, ये जो नाम है ये इन रिवर्स के इम्पोर्टेंस को बताता है। तो ये रिवर क्यों इम्पोर्टेंट है? एग्रीकल्चर के लिए, कल्चर के लिए एंड इंडियन सोसाइटी जो अर्ली इंडियन सोसाइटी है उसके डेवलपमेंट के लिए। सो ये जो टर्म है सप्त सिंधु हैज़ ऑल्सो बीन इक्वेटेड विद द पंजाब रीजन। सप्त सिंधु को पंजाब रीजन से जोड़ा गया है जिसे हम लैंड ऑफ 5 रिवर्स भी कहते हैं, विद द एडिशनल रिवर्स एक्सटेंडिंग द काउंट टू 7 इन द वैदिक कॉन्टेक्स्ट। सो जिसमें एडिशनल रिवर्स जो है जोड़े गए हैं अगर हम वैदिक कॉन्टेक्स्ट में देखें। सो द रेफरेंस इज ऑल्सो फाउंड इन अदर एंशिएंट टेक्स्ट लाइक द अवेस्ता वेयर इट इज कॉल्ड हप्ता हिंदू। सो अवेस्ता जो एक एंशिएंट टेक्स्ट बुक है या टेक्स्ट है, यहाँ पे आप जो इजिली हप्ता हिंदू के नाम से इसे देख सकते हैं। So thus Sapt Sindhu broadly denotes the land defined by these 7 important rivers। So सप्त सिंधु क्या है? ये एक ऐसा लैंड है जो कि इन 7 important rivers की वजह से बना हुआ है एंड फाउंडेशनल टू अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि इंडिया के अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर को बताता है। फिर आता है भारत। द टर्म भारत इज फर्स्ट मेंशन इन द ऋग्वेद। ये जो टर्म भारत है ये पहली बार ऋग्वेद में मेंशन किया गया, जहाँ पे इसे डिस्क्राइब किया गया है एक ट्राइब या फिर ग्रुप ऑफ पीपल जो कि यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं। फिर है भारतवर्ष। भारतवर्ष के नाम से भी जो है बुलाया जाता है इंडिया को। सो ये जो टर्म भारतवर्ष ये आता है एक एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट में से, जैसे कि महाभारत एंड मीन्स द लैंड ऑफ भारत। इसका मतलब है लैंड ऑफ भारत। सो भारत वॉज अ सन ऑफ किंग दुष्यंत एंड क्वीन शकुंतला। भारत जो थे वो कौन थे? किंग दुष्यंत और क्वीन शकुंतला के बेटे थे एंड एन एंसेस्टर ऑफ द फेमस पांडवास एंड कौरवास, और पांडवास और कौरवास के एंसेस्टर्स इनके पूर्वज थे। सो ये जो वर्ड वर्ष है इसका मतलब है विच मीन्स अ डिविजन और रीजन ऑफ द अर्थ। सो इसका मतलब है एक पार्ट अर्थ का। सो भारतवर्ष लिटरली मीन्स द कंट्री और रीजन रूल्ड बाय किंग भारत। इसका मतलब है वो कंट्री जिसको जो है रूल करते हैं, जिसके किंग भारत हैं। ओवर टाइम दिस नेम वॉज यूज टू डिस्क्राइब द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये जो वर्ड है इसे यूज़ किया जाने लगा पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को डिस्क्राइब करने के लिए। सो जो भी एंशिएंट टेक्स्ट हैं ये भी जो है डिस्क्राइब करते हैं भारतवर्ष को एज वन ऑफ द मेन रीजन्स ऑफ द नोन वर्ल्ड। सो ये जो भारतवर्ष है ये एक मेन रीजन है जो भी वर्ल्ड है जिसका नाम है जम्बूद्वीप इन हिंदू कॉस्मोलॉजी। सो द नेम रिप्रेजेंट्स नॉट जस्ट अ जोग्राफिकल एरिया। ये जो नाम है सिर्फ जोग्राफिकल एरिया को नहीं बताता है, लेकिन यहाँ के जो भी कल्चरल और स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है उसको भी डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट द पुराना सच एज विष्णु पुराण, वायु पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मद पुराण, ये जितने भी पुराण हैं ये भी क्या करते हैं, ये भी मेंशन करते हैं इस कंट्री के बारे में जिसे हम भारतवर्ष कहते हैं। एंड इनका नाम भी यहाँ पे जो है किंग भारत के नाम के बाद ही आया है। तो आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट रीजन इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, और वहाँ पे जो भी रिवर्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द भगवत पुराण, अगर हम भगवत पुराण के अकॉर्डिंग जाएं तो ही मीन्स भरत
had the best qualities, and it was because of him that this land is called भारतवर्ष. So ऐसा कहा जाता है भगवत पुराण के हिसाब से कि जो राजा भरत थे उनके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटीज़ थी जिनकी वजह से वो जाने जाते हैं और जिनकी वजह से ये जो देश है हमारा इंडिया उसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है. एंड द नेम भारत इज स्टिल यूज्ड इवन टुडे फॉर इंडिया, और इंडिया के लिए आज भी ये नाम यूज किया जाता है. वाइल इन नॉर्थ इंडिया इट इज जनरली स्पोकन एज भारत, इन साउथ इट इज रिफर टू एज भारतम. सो नॉर्थ इंडिया में से भारत कहते हैं और साउथ इंडिया में से भारतम कहा जाता है. द विष्णु पुराण also mentions that the country that lies north of the ocean and south of the snowy mountains is called Bharatam. So विष्णु पुराण में अगर हम देखें तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है कि वो कंट्री जो कि नॉर्थ में जो है ओशंस जिसके लाई कर रहे हैं और साउथ में जो है स्नोवी माउंटेन्स है उसे भारतम कहा जाता है. उत्तरम यत् समुद्रम हिमाद्रिश्क दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम. तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे ऑलरेडी लिखी गई हैं विष्णु पुराण में. सो द महाभारत, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट एंशिएंट एंड रिवर्स एपिक्स, डज नॉट ओनली टेल स्टोरीज ऑफ वॉर एंड विजडम. सो ये जो महाभारत है वो सिर्फ इंडिया के वॉर और विजडम की स्टोरीज नहीं बताता है, ये हमें जो है ग्लिम्सेस देता है हमारे जोग्राफिक या जो हमारा जो एंशिएंट इंडिया है उसके बारे में भी. ये मेंशन करता है बहुत सारी ऐसी जगहों के बारे में जो भी अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, एंड दो ऑफन अंडर डिफरेंट नेम्स. भले ये जगह अलग अलग नामों से अब जाने जाते हैं लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी महाभारत में लिखा जा चुका है. फॉर एग्जाम्पल इंद्रप्रस्थ वॉज द रॉयल सिटी ऑफ द पांडवास. इंद्रप्रस्थ जो है रॉयल सिटी था पांडवों का, एंड अब इसे जो है दिल्ली के नाम से जाना जाता है. पंचला जहाँ पे द्रौपदी बॉर्न हुई थी, एंड कवर्ड पार्ट्स ऑफ व्हाट वी कॉल उत्तर प्रदेश, अब इसे उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है. फिर है मत्स्य कॉरेस्पॉन्ड्स टू राजस्थान, एंड विदेहा ले इन टुडेज बिहार एंड पार्ट्स ऑफ नेपाल. सो ये अलग अलग जगहों को अब अलग अलग नामों से बुलाया जाना शुरू कर दिया गया है. केरला, कश्मीर और अवंती, these are the also places that are mentioned, and these show how widespread the events and stories of the Mahabharata were. ये सब चीज़ें दिखाती हैं, ये सब जगह दिखाते हैं कि कितना ज़्यादा वाइड स्प्रेड जो है इवेंट्स और स्टोरीज थे महाभारत के. इवन प्रगज्योतिषा नियर टुडेज आसाम, जो कि आज के टाइम में आसाम के आसपास है, ये भी एक बहुत बड़ा साउदर्न रीजन है दक्षिणा पार्ट का, विच इंक्लूड्स महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र में है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु. तो ये सारे रीजन यहीं पे आते हैं. एंड दीज आर पार्ट्स ऑफ दिस ग्रेट टेपेस्ट्री. इस ग्रेट टेपेस्ट्री के ये सारे पार्ट हैं. So, through its stories, the Mahabharata also maps a large portion of India. So, अपने स्टोरीज के थ्रू महाभारत जो है एक बहुत बड़ा पोर्शन जो इंडिया का है उन सबको जो है इकट्ठा करता है, as it was known thousands of years ago, जैसे कि इसे हजारों साल पहले बोला जाता था. फिर है जम्बू द्वीप. So the name Jambudweep is an ancient term for India that appears in texts like the Mahabharata as well as Buddhist and Jain scriptures. So जम्बूद्वीप क्या है? ये एक एंशिएंट नाम है इंडिया का जो कि आपको महाभारत के अलावा बुद्धिस्ट और जैन स्क्रिप्चर्स में भी देखने को मिलेगा. ये जो वर्ड है ये आता है दो पार्ट से संस्कृत में, जिसमें एक पार्ट है जम्बू जिसका मतलब है इंडियन ब्लैकबेरी ट्री, जिसे हम जामुन ट्री भी कहते हैं. दैट ग्रोज अबंडेंटली इन दिस रीजन, जो कि इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते हैं. और दूसरा है द्वीप जिसका मतलब होता है आइलैंड या फिर कॉन्टिनेंट. सो जम्बू द्वीप सिंपली मीन्स द लैंड ऑफ जामुन ट्री. जम्बू द्वीप का मतलब है वो लैंड जो कि जामुन ट्री से भरपूर है. सो इट वॉज यूज टू रिप्रेजेंट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स इन एंशिएंट स्टोरीज. ये जो है यूज़ किया जाता था रिप्रेजेंट करने के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स को एंशिएंट स्टोरीज में.
जो कि हाईलाइट करता था दोनों ही इसके नेचुरल रिचनेस को और इसके सेंट्रल रोल को रिलीजन के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे उस समय के। नेक्स्ट इज आर्यवर्त। सो आर्यवर्त के नाम से भी इंडिया को जाना जाता है। ये जो नाम आर्यवर्त है ये एक एंशिएंट टर्म है फॉर अ रीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के एक रीजन के लिए से यूज किया जाता था, जो कि मेंशन किए गए हैं ओल्ड टेक्स्ट में, जैसे कि वेदास या फिर मनुस्मृति में। सो ये जो वर्ड आर्यवर्त है ये दो संस्कृत वर्ड से मिलके बना है, जिसमें आर्य जो है इसका मतलब होता है नोबल और वर्त का मतलब होता है लैंड। सो आर्यवर्त का मतलब होता है वो लैंड जो कि नोबल वंस का है, एंड इट रिफर्स टू द नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया। और ये जो है ये बताता है नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट जो कि इंडिया का है उसके बारे में, जो कि स्पेशली क्या है, ये रीजन है जहाँ पे आर्यंस रहते थे वैदिक एज में। एंड दिस नेम रिफर्ड नॉट ओनली टू अ प्लेस ऑन अ मैप, ये जो नाम है सिर्फ एक प्लेस नहीं था मैप पे, ऑल्सो एरियाज वेयर वैदिक कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस वर स्ट्रॉन्गेस्ट। ये उन एरियाज के बारे में बताता है जहाँ पे वैदिक कल्चर्स और ट्रेडिशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थे। एंड वेयर पीपल वर कंसिडर्ड नोबल एंड सिविलाइज अकॉर्डिंग टू दीज एंशिएंट ट्रेडिशंस, जहाँ पे लोगों को नोबल और सिविलाइज माना जाता था एंशिएंट ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग। So here you can see the map of few regions listed in the महाभारत। ये महाभारत में लिस्ट किए गए कुछ regions हैं। Many of them were mentioned as kingdoms, इनमें से ज़्यादातर को kingdoms के नाम से जाना जाता है। And you do not need to memorize these regions, but notice how they span the entire geography of the subcontinent, कैसे ये सारे subcontinent में फैला हुआ है। Now let's move on to test yourself. Take the correct option. The first one is the name India comes from the Ganga or Indus river. The correct answer is Indus river. Second, Sapt Sindhu is a Sanskrit term meaning 7 or 6 rivers. The correct answer is 7 rivers. Third one, the term Bharat is first mentioned in the Rig Ved or Sham Ved. The correct answer is Rig Ved. Fourth one, Matsya corresponds to present day Rajasthan, Maharashtra. Correct answer is Rajasthan. Next, fifth one, the name Jambudeep comes from two parts in Prakriti or Sanskrit. The correct answer is Sanskrit. So these are the answers that you have to tick. Now let's move on to Factspedia. So the Rig Ved tells us how the Bharat tribe built India's first known empire. ये जो ऋग वेद है ये हमें बताता है कि कैसे ये जो भारत ट्राइब है उसने जो है पहला एम्पायर बिल्ड किया था और क्रिएट किया था एक मॉडल ऑफ एसिमिलेशन rather than imposition. So assimilation का मॉडल यहाँ पे क्रिएट किया गया था imposition की जगह, and thus they came to lend their name to the whole civilization. और इसके बाद ये जो नाम है पूरे civilization में फैल गया. Next, let's learn about how foreigners name India. Foreigners कैसे इंडिया का नाम बोलते थे. So the name India has a fascinating journey shaped by foreign encounters and ancient geography. सो ये जो फॉरेन एनकाउंटर्स थे और एंशिएंट ज्योग्राफी था उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया का नाम है वो काफ़ी फैसिनेटिंग तरीके से लिया जाता था. इस नेम की एक फैसिनेटिंग जर्नी आपको देखने को मिलेगी. सो हियर इज हाउ आउटसाइडर्स कंट्रीब्यूट टू नेमिंग द लैंड वी नाउ कॉल इंडिया. तो यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं उन आउटसाइडर्स का जिन्होंने इस कंट्री का नाम दिया था. सो पहला है हिंद और हिंदू और हिंदुस्तान. सो द पर्शियंस वर द फर्स्ट फॉरेनर्स टू मेंशन द, ये जो पर्शियंस थे ये पहले फॉरेनर्स थे जिन्होंने मेंशन किया था इंडिया के नेम को. ये जो पर्शियन एम्परर थे जिनका नाम था डेरियस वन, इन्होंने क्या किया था इंडस वैली पे अपना कंट्रोल गेन कर लिया था 516 BC पे. एंड एज you know that Sindhu is also called Indus, सिंधु को भी इंडस कहते हैं. सो फॉरेनर्स ने क्या किया था, they named India based mainly on the Indus. तो इंडस के नाम पे ही उन्होंने इंडिया का नाम रख दिया था जिसका नाम था संस्कृत में सिंधु रिवर.
तो एंशियंट पर्शियंस उन्होंने क्या किया था, हु कुड नॉट प्रोनाउंस द एस, वो एस वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे थे, एंड कॉल द रीजन हिंदू, तो सिंधु नहीं बोल पा रहे थे तो उन्होंने हिंदू बोल दिया, या फिर हिंद कह दिया इंस्टेड ऑफ सिंधु। फ्रॉम दिस हिंदुस्तान, और इससे हिंदुस्तान जो है लैंड ऑफ हिंद बिकेम द कॉमन इन पर्शियन एंड अरेबिक यूज, अरेबिक और जो पर्शियन लोग थे वो हिंदुस्तान बोलना उन्होंने शुरू कर दिया। द नेम हिंदू स्प्रेड वाइडली एंड वॉज यूज एज फार एज इजिप्ट, और ये जो नाम था हिंदू ये फैलते हुए इजिप्ट तक पहुंच गया था। वन ऑफ द इंस्क्रिप्शंस ऑफ एम्परर शापुर वन रेफर्स टू सिंध एज हिंदुस्तान, एक जो इंस्क्रिप्शंस थे एम्परर शापुर के, उन्होंने रेफर किया था सिंध को हिंदुस्तान के रूप में, एंड ये जो टर्म था हिंदुस्तान ये यूज किया जाता था ब्रिटिश के द्वारा अलोंग विथ इंडिया, इंडिया के साथ। नेक्स्ट है इंडोई और इंडाइक। सो ग्रीक केम into contact with the Indus region during the invasion of Alexander the Great in the 4th century BCE. So 4th century BCE में जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इन्वेड किया था इंडिया को, तो जो ग्रीक्स थे वो कांटेक्ट में आ गए थे इंडस रीजन के, एंड उन्होंने क्या किया था, अडॉप्ट किया था एक नाम हिंदू फ्रॉम द पर्शियन, बट ड्रॉप द इनिशियल एच, वहाँ से एच उन्होंने हटा दिया था, and which did not exist in Greek, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में एच एग्जिस्ट नहीं करता है, so thus the word Hindu became Indoi or Indaiki, and the name Indoi became the basis for the Latin name India. तो ये जो इंडोई है ये इंडिया का जो लैटिन नेम है इंडिया, इसका एक बेसिस बना था। नेक्स्ट है त्यांजू और यिंदू और शेंदू। सो द एंशिएंट चाइनीज नेम्स फॉर इंडिया त्यांजू, यिंदू और शेंदू रिफ्लेक्ट हाउ द सब कॉन्टिनेंट वॉज viewed and understood across the different dynasties and cultural exchanges. So ये जो चाइनीज नेम है जो कि हमने अभी यहाँ पढ़े हैं वो ये दिखाते हैं कि कैसे जो है हमारा जो सब कॉन्टिनेंट था उसे देखा जाता था, उसे समझा जाता था अलग अलग डायनेस्टीज में और अलग अलग कल्चरल एक्सचेंजेस में। तियांजू वॉज अ ट्रांसलिटरेशन ऑफ द पर्शियन वर्ड हिंदू, हिंदू का ही एक जो है ट्रांसलिटरेशन आप कह सकते हो था, एंड इट्स सेल्फ डिराइव्ड फ्रॉम सिंधु जो कि सिंधु से आया था, एंड द नेम फ्रॉम द इंडस रिवर बिकेम स्पेशली प्रोमिनेंट इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, और ये नाम जब बुद्धिस्ट लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका था ड्यू टू हान एंड सैंग की वजह से। सो ये जो डायनेस्टीज थी इनकी वजह से ये नाम काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो चुका था। सिंबलाइजिंग इंडिया एज द रेवर्ड बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म, जो कि बताता था कि इंडिया जो है एक रेवर्ड बर्थ प्लेस है बुद्धिज्म का। लेटर हिंदू लेटर evolved into the modern Mandarin term for India. So आगे जाके ये जो हिंदू था ये जो है जो नया मैंडरिन टर्म था इंडिया के लिए उसमें ये इवॉल्व हो गया, गेनिंग अट्रैक्शन थ्रू द ट्रेवल्स of Chinese pilgrims like Zhang who returned from India with detailed accounts of its spiritual and scholarly traditions. So यहाँ पे एक Chinese pilgrims जो थे जैसे कि ज़ुआनज़ांग वो इंडिया से रिटर्न किए थे और यहाँ पे जो भी डिटेल अकाउंट्स है स्पिरिचुअलिटी या फिर स्कॉलरशिप की स्कॉलरिटी की तो यहाँ के सारे ट्रेडिशंस वो अपने साथ ले गए थे। मीनवाइल शेंडू अपीयर्स इन ओल्डर चाइनीज हिस्टोरिकल टेक्स्ट, अगर हम पुराने चाइनीज हिस्टोरिकल टेक्स्ट देखें तो वहाँ पे शेंडू नाम रखा गया था इंडिया का, सच एज दोज बाय सीमा कियान अराउंड 100 BCE। 100 BCE के आसपास सीमा किरान ने इसका नाम रखा था, रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द अर्लीस्ट एफर्ट्स टू डिस्क्राइब एंड नेम द डिस्टेंट लैंड ऑफ इंडिया। सो जिसमें जो है ये जो डिस्टेंट लैंड था इंडिया का जिसको नाम दिया गया था।
Each name encodes centuries of cross cultural curiosity. हर एक नेम जो था वो क्या कर रहा था, एक क्रॉस कल्चरल क्यूरियोसिटी को एनकोड कर रहा था, एंड कॉन्टैक्ट together offering a rich linguistic map of how India was perceived by its eastern neighborhoods. How India was perceived by its eastern neighbors. So ये जितने भी तरीके के नाम रखे गए थे वो सारे जो है मल्टी लिंग्विस्टिक नेम्स थे जो कि दिखाते थे कि इंडिया कैसे परसीव करता है अपने ईस्टर्न नेबर्स को. Some Chinese texts also refer to India as Jambu Dweep, describing it as the land where Buddhism flourished. So कुछ जो चाइनीज टेक्स्ट है उसमें आप देखेंगे तो इंडिया का नाम जम्बू द्वीप रखा गया है जो कि ये बताता है कि ये एक ऐसा लैंड है जहाँ पे बुद्धिज्म प्रैक्टिस किया जाता है. Now let's move on to Factspedia. So in ancient times Chinese pilgrims came to India to study Buddhism. Ancient time में ये जो चाइनीज पिलग्रिम्स थे ये इंडिया आए थे बुद्धिज्म को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, एंड बुद्धिस्ट फिलॉसफी को जानने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स को, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के, और विजिट करने के लिए सेक्रेड बुद्धिस्ट प्लेसेस को. द चाइनीज पिलग्रिम फैक्सियन, ऑल्सो नोन एज फैक्सियन फाहेन, was a Chinese Buddhist monk. ये एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो कि यहाँ पे रहे थे 4th से 5th सेंचुरी CE तक. डीपली डिवोटेड टू बुद्धिज्म, जो कि बुद्धिज्म से पूरी तरह जो है डिवोटेड थे, एंड ही बिगेन हिज जर्नी अराउंड 399 CE, और 399 CE के आसपास इन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था टू कलेक्ट सेक्रेड स्क्रिप्ट्स एंड गेन डायरेक्ट नॉलेज ऑफ बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस. तो यहाँ पे आए थे सेक्रेड स्क्रिप्ट्स को कलेक्ट करने के लिए और डायरेक्ट नॉलेज जो है पाने के लिए बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस का. सो ट्रैवलिंग मोस्टली ऑन फुट थ्रू द treacherous terrains of Central Asia, Faxian reached India during the reign of Chandragupta II. So बाय फुट उन्होंने ज़्यादातर जर्नी कंप्लीट की थी और वो सेंट्रल एरिया के जो ट्रेंचरस टेरेन था वहाँ पे वो गुजरते हुए आए, और उस समय वो जो इंडिया पहुँचे जब जो है चंद्रगुप्त II यहाँ पे उनका राज्य चल रहा था. एंड ही वॉज फ्रॉम द गुप्ता एम्पायर. ही स्पेंड ओवर अ डिकेड विजिटिंग की बुद्धिस्ट साइट्स. तो एक डिकेड उन्होंने पूरा स्पेंड किया यहाँ पे जहाँ पे वो जो बुद्धिस्ट साइट्स थे उसे विजिट किया, इंक्लूडिंग पाटलिपुत्र भी गए और यहाँ आके उन्होंने स्टडी किया था रिलीजियस टेक्स्ट को. हिज ट्रेवलॉग, उनका जो ये ट्रेवलॉग था जिसका नाम था फोग्यूजी, ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है बुद्धिस्ट किंगडम को. तो ये आप देख सकते हैं उनकी पिक्चर. एंड ऑफर्स इनवैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू इंडियन सोसाइटी. ये क्या करता है, ये बताता है जो भी इनवैल्यूएबल इंसाइट्स है इंडियन सोसाइटी, मोनास्टिक लाइफ जो कि यहाँ पे है, एंड जो स्टेट्स है बुद्धिज्म के उस समय के उन सब चीज़ों के बारे में ये बताता है, ये ट्रैवलॉग बताता है. एंड अपॉन रिटर्निंग टू चाइना, फैक्सन ट्रांसलेटेड मैनी संस्कृत टेक्स्ट इनटू चाइनीज. तो चाइना वापस जाने के बाद इन्होंने बहुत सारे संस्कृत टेक्स्ट को चाइनीज में जो है ट्रांसलेट किया, सिग्निफिकेंटली एनरिचिंग ईस्ट एशियन बुद्धिस्ट, जिसमें इन्होंने ईस्ट एशियन बुद्धिस्ट लिटरेचर को भी जो है बताया था, एंड स्ट्रेंथनिंग कल्चरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और जिसकी वजह से जो कल्चरल टाइज थी उसको जो है स्ट्रेंथन किया था इंडिया और चाइना के बीच में. नेक्स्ट ज़ुआंगज़ांग, जो कि ह्योंग सांग के नाम से जाने जाते हैं, वॉज अनदर रिनाउंड चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क. ये एक दूसरे चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे, स्कॉलर थे, ट्रैवलर थे, एंड ये 7th सेंचुरी CE में आए थे यहाँ पे इंडिया में. ड्रिवन बाय अ डिजायर टू रिजॉल्व इनकॉन्सिस्टेंसीज इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट. सो जो भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इनकॉन्सिस्टेंसीज थी उन्हें रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे आए थे. एंड डीपन हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फेथ, ही डिफाइंड a travel ban and undertook a perilous 17-year journey across Central Asia
to reach the heartland of Buddhism. So बुद्धिज़्म तक पहुंचने के लिए उन्होंने 17 साल की जर्नी को क्रॉस किया, जिसमें ये सेंट्रल एशिया से गुजरते हुए बुद्धिज़्म तक पहुंचते हुए आए. एंड इन इंडिया Zhuangzang studied at the famous Nalanda University. तो यहाँ पे इंडिया में जो फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी, वहाँ पे इन्होंने पढ़ाई की under the guidance of the scholar Sila Badr and collected over 650 Sanskrit texts. और यहाँ पर है कि इन्होंने 650 संस्कृत टेक्स्ट को भी कलेक्ट किया था. Upon returning to China, he was warmly received by Emperor Taizong and dedicated the rest of his life to translating these texts into Chinese. So जैसे ही वो चाइना वापस गए, वहाँ पर उनका स्वागत वहाँ के जो एम्परर थे ताइजोंग, उन्होंने किया था और फिर उन्होंने अपनी बाकी बची हुई जिंदगी इन टेक्स्ट को चाइनीज में ट्रांसलेट करने में बिता दी. Significantly enriching Buddhist philosophy in East Asia. And his travelogue records of the western region remains a vital historical source. और इनका ये जो ट्रेवलॉग है वेस्टर्न रीजन का, ये क्या करता है, ये आज भी जो है एक वाइटल हिस्टोरिकल सोर्स है 7th सेंचुरी इंडिया का, जो कि ऑफर करता है डिफरेंट डिटेल्स और ये देता है एक डिटेल्ड अकाउंट अपने कल्चर, पॉलिटिक्स और रिलीजियस लाइफ का. नेक्स्ट इज ग्यागर एंड फ्यागुल. सो ग्यागर एंड फ्यागुल इन टिबेटियन बुद्धिस्ट tradition, Gyagar and Fyagil are names used to refer to India. ये जो दो नाम हैं, ये जो है इंडिया को रिफर करता है, इंडिया को ही ये नाम दिए गए थे. स्पेशली रीजन्स रिच इन बुद्धिस्ट हेरिटेज. सो वो जगह जहाँ पे बुद्धिस्ट हेरिटेज जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, उन जगहों को ये स्पेशली नाम दिए गए थे. ग्यागर इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड विहार. ग्यागर जो है एक वर्ड है जो कि संस्कृत वर्ड से आता है, जिसको हम विहार कहते हैं, जिसका मतलब होता है बुद्धिस्ट मोनास्ट्री. एंड इन सम कॉन्टेक्स्ट, अगर हम कुछ कॉन्टेक्स्ट में कहें तो ग्यागर का मतलब होता है वाइट एक्सपेंस. एंड इन सम कॉन्टेक्स्ट ग्यागर ऑल्सो मीन्स वाइट एक्सपेंस सिंबलाइजेस द स्पिरिचुअल प्योरिटी एंड वास्टनेस एसोसिएटेड विद द लैंड वेयर बुद्धिज्म फ्लरिश्ड. सो अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ग्यागर का मतलब है वाइट एक्सपेंस, जो कि वाइट स्पिरिचुअल प्योरिटी को बताता है. एंड ये बताता है वो लैंड जहाँ पे बुद्धिज्म जो है फैला हुआ है. एंड इट वॉज कॉमनली यूज बाय टिबेटियन स्कॉलर्स एंड पिलग्रिम्स टू डिस्क्राइब इंडिया. इसे जो है ज़्यादातर टिबेटियन स्कॉलर्स और पिलग्रिम्स यूज करते थे इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए. स्पेशली द सदर्न रीजन्स रिच इन बुद्धिस्ट हेरिटेज. स्पेशली जो सदर्न रीजन थे जो कि भरपूर थे बुद्धिस्ट हेरिटेज से, वहाँ पे द टर्म फैगुल मीन्स लैंड ऑफ द नोबल वंस. ये जो टर्म फैगुल है इसका मतलब होता है लैंड जो कि नोबल वंस का है. एंड रिप्रेजेंट्स द स्पिरिचुअल प्योरिटी एंड वास्टनेस ऑफ इंडिया. और ये जो है इंडिया के प्योरिटी और वास्टनेस के बारे में बताता है. इंडिया का जो स्पिरिचुअल प्योरिटी है और वास्टनेस वो बताता है. एंड द लैंड वेयर बुद्धिज्म फ्लरिश. और वो लैंड जहाँ पे बुद्धिज्म फैला हुआ है. So these names appear frequently in ancient Tibetan texts. अब ये जो नाम है ये ancient Tibetan texts में और travelogues में काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं. Underscoring India's profound influence on Tibetan religion and cultural identity. जो कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस था टिबेटियन रिलीजियस कल्चरल आइडेंटिटी पे उसको दर्शाता है. Now let's move on to test yourself. State true or false. First one is the Persians were the first foreigners to mention the name of India. This is true. Second, the name Hindu was prevalent as far as Egypt. This is false. Third one, the name Indoi became the basis for the later French name India. False. Fourth one, the Chinese pilgrim Faxian was a Chinese Buddhist monk. True. And the fifth one is Gyagar, meaning white expanse, symbolizes the spiritual purity and vastness. This is
true. So these are the answers to be written. Now let's move ahead. So India is a land where many languages, religions and traditions come together to make it unique and special. India is full of different landscapes and people. Both names Bharat and India are special and tell us about our country's history and heritage. The term Sapta Sindhu has also been equated with the Punjab region. Bharat was a legendary king and an ancestor of the famous Pandavas and Kauravas. In the south, Bharat is referred to as Bharatam. The country that lies north of the ocean and south of the snowy mountains is called Bharatam. According to the Vishnu Puran, the name Jambudweep is an ancient term for India that appears in texts like Buddhist and Jain scriptures also. Now, A exercise is darken the correct option in the OMR sheet. The first one is, who was the Chinese scholar who traveled to India in the 7th century? Lao Tzu, Zhang, Buddha, Confucius. Correct answer is Xuanzang. Next, second, the term Jambudweep refers to which tree? Jamun, coconut, mango, people. Correct answer is Jamun. Now, third one, according to the Indian Constitution, what are the two names used to refer to the same country? Bharat and Hindustan, India and Hindustan, India and Bharat, Hindustan and Jambudweep. Correct answer is India and Bharat. Fourth one, the Greek referred to India as Hind, Indi, Indoi, Yintu. Correct answer is Indoi. Question number 5. The Indian Constitution was first written in Hindi, English, French, Tamil. Correct answer is English. Sixth one, what does the term Sapta Sindhu means? Land of 7 oceans, land of 7 forests, land of 7 mountains, land of 7 rivers. The correct answer is land of 7 rivers. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks. The first one is, the 7 rivers are primarily located in the north-western Indian subcontinent. Second, the term Bharat was first mentioned in the Rig Veda. Third one, the Mahabharata is one of the India's most ancient and revered epics. Fourth one, Indraprastha was the royal city of the Pandavas and is now known as Delhi. Next, fifth one, the name Aryabhat mentioned in old texts like the Vedas and Manusmriti. Sixth, the Persians were the first foreigners to mention the name of India. Seventh one, the name Hindu was prevalent as far as Greece. Now let's move on to C exercise, which is state whether the following statements are true or false. The first one is, Sapta Sindhu is known as the land of 7 sacred rivers in the Rig Veda. This is true. Second, Punjab region is also known as the land of 4 rivers. This is false. Third one, the term Bharat is first mentioned in the Rig Veda. True. Fourth one, the word Varsh means a division or region of the earth. True. Fifth one, foreigners named India based mainly on the Saraswati river. This is false. Sixth one, the Mahabharata gives us glimpses of the geography of ancient India. True. And the seventh one is, some Japanese texts also refer to India as Jambudweep. This is also true. So these are the answers that you have to write down. And this was all for today. I will be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.